अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जुबैर सलीम एंड अभी का जो टॉपिक है दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अंडर डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले आई एम गोइंग टू डीब्रीफ द कॉन्सेप्ट्स जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। सो बहुत केयरफुली सुनिएगा। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लोज करने के दो तरीके हैं। The first one is direct method and the second one is indirect method. Indirect method में हम पीबीटी को एडजस्ट करते हैं और कैश फ्लोज पे पहुंचते हैं। पीबीटी में हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं या नॉन कैश आइटम्स को। पीबीटी में हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं एंड द कैश आइटम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज को एडजस्ट करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो हम कैश फ्लोज में एडजस्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट डायरेक्ट मेथड? सर डायरेक्ट मेथड में आप पीबीटी में फिजूल चीजें एडजस्ट नहीं कराते, आप सिंपल सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज को टारगेट करते हो। डायरेक्ट मेथड, सो हमें डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। जो कस्टमर से हमें पैसा आया, हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ताकि हम क्या कर सकें, हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकें। तो कैश फ्लोज फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हम ले लेंगे, कैश पेड टू सप्लायर्स हम ले लेंगे एंड एक्सपेंसेस पेड ले लेंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हम लोगों ने लेनी है। ये तीन चीजें हैं जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, एक्सपेंसेस पेड। जब ये तीन चीजें आप एडजस्ट करोगे, यू विल गेट कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस एंड दैट्स इट। दिस इज द डायरेक्ट मेथड कि सिर्फ डायरेक्ट कैश फ्लोज की बात करो और इधर उधर की बात नहीं करनी। फेयर इनफ। फिर इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। इंटरेस्ट पेड पे ऑप्शन है, अगर आप इधर लिखना चाहें इधर लिख लें, अगर आप फाइनेंसिंग में लिखना चाहते हैं तो देयर इज नो हार्म इन इट, आप उधर भी लिख सकते हैं। ओके सर, हाउ टू कैलकुलेट? सो क्विकली रिवाइज करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स जो है वो आप डेटर्स के अकाउंट से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट कैश पेड टू सप्लायर्स? सर कैश पेड टू सप्लायर्स हम ट्रेड पेबल के अकाउंट से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके सर, व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस पेड? एक्सपेंसेस पेड हम एक्सपेंस के अकाउंट से ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक्सपेंस और पेएबल का अकाउंट इकट्ठा भी बना सकते हो। तो उसमें कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एक्सपेंसेस पेड इकट्ठे निकल आएंगे। यू कैन डू दैट एज वेल। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में उसने कंबाइन बनाए हुए हैं। अब लेट्स सी कि हमने किस तरह ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले ट्रेड पेबल का अकाउंट हमारे सामने है, सो लेट्स सी कि ट्रेड पेबल का अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सर ट्रेड पेबल के अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल ये इस साइड पे आ जाएगा। इस साइड पे क्यों आएगा सर? क्रेडिट बैलेंस है सर। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड पे आता है। तो इसलिए पेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड पे आ जाएगा। नाउ गाइस वी नीड परचेजेस। अब कैश परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस, टेक्निकली हमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिखनी चाहिए। बट यहाँ पे हम टोटल कैश पेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैश परचेजेस में जितनी परचेजेस की होती है उतना ही कैश चला जाता है। तो फिर हमने क्या किया, हम कहेंगे यार कि क्योंकि कैश पेड निकालना है तो कैश और क्रेडिट परचेजेस की कंबाइन एक ही एंट्री बना देंगे ताकि सारी परचेजेस इधर आ जाएं और यहां से टोटल कैश निकल आए। ओके सर, सो क्या करना चाहिए? परचेजेस टू पेएबल। पेएबल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप सारी परचेजेस इधर लिख लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? कैश की परचेजेस भी लिखनी है आप लोगों ने और क्रेडिट की परचेजेस भी लिखनी है, यानी सारी परचेजेस। ओके सर, फिर क्या होगा? तो फिर आप अकाउंट को बैलेंस करोगे और जब आप अकाउंट को बैलेंस करोगे यू विल गेट पेमेंट बैंक्स, यानी कितना पे आपने किया और यही आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये वैल्यू आप यहाँ पे ले आए। ओके सर, और कोई टेक्निकल बात इसमें? यस, वी हैव वन इशू हियर एंड दैट इज कि आपको परचेजेस नहीं गिवन होती। सर जब परचेजेस आपको गिवन ना हो तो फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। सर व्हाट इज दैट फॉर्मूला, प्लीज एक्सप्लेन करें। सर फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है ये कैसे कैलकुलेट होती है? इसमें आप ओपनिंग स्टॉक लेते हैं प्लस परचेजेस करते हैं आप लोग प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इफ देयर आर एनी डेप्रिसिएशन, और ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हर कैश फ्लो के क्वेश्चन में होती है, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये आपका एक फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे यहां से परचेजेस चाहिए तो मैं परचेजेस को एक्स रख लूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी, डेप्रिसिएशन
सर गिवन हुई तो बहुत अच्छी बात है सर। सर व्हाट अबाउट अगर गिवन ना हुई, तो सर ये देन यू नीड टू प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप अकाउंट प्रिपेयर करके क्या कर सकते हो? यस यू आर राइट, आप कैलकुलेट कर सकते हो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओके, इसका मतलब है सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यस सर। अच्छा, एसेट का अकाउंट भी बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, एसेट का नेट बुक वैल्यू का अकाउंट भी बना सकते हैं आप। बट नेट बुक वैल्यू के अकाउंट से या आपको कैश एडिशंस मिल सकती हैं, कितने एसेट्स खरीदे कैश देके, या डेप्रिसिएशन। देखिए, एक अकाउंट से एक ही चीज नहीं मिल सकती है। तो नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में अगर कैश एडिशंस गिवन है तो यस यू कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम देयर। अदरवाइज फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ओके सर, प्लीज क्विकली रिवाइज करा दें। बिल्कुल जी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे भी। तो ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन बैलेंस इस साइड पे आ जाता है सर, कैरिड ऑन बैलेंस इस साइड पे आ जाता है सर, रिडक्शन इन एसेट्स हैं, रिडक्शन इन एसेट के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ओके सर, व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इधर आ जाएगी। इसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स करना हो तो डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एलिमिनेट होती है, रीवैल्यूएशन के टाइम पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एलिमिनेट होती है। तो अगर कोई डिस्पोजल या रिवैल्यूएशन है तो उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी एलिमिनेट हो जाएगी, तो इस साइड पे आ जाएगी रिवैल्यूएशन। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आगे चल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ये चीजें भी आनी चाहिए और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ओके सर, फेयर इनफ। तो सर आप ये सारा कुछ इधर लाके लिखेंगे? यस, सारा कुछ लिखेंगे। ओपनिंग गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन होगा, डेप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। समटाइम्स गिवन होगी, गिवन हुई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू नीड टू कैलकुलेट तो फिर आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना। फिर सर इसको एक्स रखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल विल बी गिवन। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके परचेजेस निकालेंगे और वो परचेजेस आप लेके आएंगे परचे पेबल के अकाउंट। बिल्कुल ठीक। अब जब आप लोगों को का ये अकाउंट प्रिपेयर हो गया तो आपको कैश पेड टू सप्लायर्स मिल गए। और कैश पेड टू सप्लायर्स फाइनली आप किधर ले जाओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के डायरेक्ट मेथड में। फेयर इनफ सर। सर व्हाट अबाउट कैश पेड टू सप्लायर? सॉरी, ये कैश पेड टू कस्टमर रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिख दिया था मैंने। तो ये कैश पेड टू सप्लायर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सर, व्हाट अबाउट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स? सर डेटर का अकाउंट बना लें सर। सर बड़ा सिंपल सा डेटर का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस एसेट का, डेटर एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। जितनी भी आप लोगों ने सेल्स की हैं, जितनी भी आप लोगों ने सेल्स की हैं, उसकी डबल एंट्री होगी, डेबिट डेटर क्रेडिट सेल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने सारी की सारी सेल्स इधर लिखनी है, चाहे ये कैश सेल्स हो, चाहे ये क्रेडिट सेल्स हो। तो ये आप लोगों ने काम करना है। अकाउंट मेरा ख्याल है थोड़ी गलती हुई होगी। तो क्रेडिट सेल्स हो या कैश सेल्स, तो डेबिट डेटर क्रेडिट सेल्स। सर कैश सेल्स इधर क्यों आ रही है? ताकि कैश टोटल एक ही दफा निकल आए। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? अगर आप सिर्फ क्रेडिट पर सेल्स लिखेंगे इधर, तो सबसे पहले यहां से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा, उधार की सेल्स का। फिर कैश सेल्स ला के इसमें ऐड करोगे टोटल। तो सर जब इधर ही लिख लोगे तो सारा कुछ टोटल में आ जाएगा। ओके सर। तो ये आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। सर बैड डेट आने चाहिए, ऑब्वियसली आने चाहिए। सर कोई भी एडजस्टमेंट जो डेटर की होती है वो इस अकाउंट में आनी चाहिए। फेयर इनफ सर। तो ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा, और ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आप उठाएंगे और अल्टीमेटली ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर, व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस? सर एक्सपेंसेस का अकाउंट आप जब बनाने लगेंगे तो यू विल हैव सम प्री पेमेंट्स, यू विल हैव सम एक्रूअल्स। तो अगर कोई क्वेश्चन में किसी एक्सपेंस का प्री पेमेंट और एक्रूअल गिवन है तो सर वो आपने लिखना है इधर। प्री पेमेंट आपके एसेट्स होते हैं, ओपनिंग डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस वुड बी ऑन क्रेडिट साइड। एक्रूअल्स आर योर लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी का ओपनिंग गिवन है अगर, तो ये ओपनिंग इस साइड पे, क्लोजिंग इस साइड पे। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब ये कहानी है। सर आपको एक्सपेंसेस चाहिए, ये वाले एक्सपेंसेस। सर अब आपको एक्सपेंसेस चाहिए सिर्फ जो कैश में पे होते हैं। सर अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकम स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे लिखे हो, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उनमें कुछ नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं। मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ वो एक्सपेंसेस उठाने हैं, कॉस्ट ऑफ सेल उठानी है बिल्कुल भी नहीं। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, ये देखें, ये ट्रेड पेबल्स में कॉस्ट ऑफ सेल जा चुकी है, कॉस्ट ऑफ सेल की इश्यूज उधर एडजस्ट हो चुके हैं। अच्छा सर, सर एक्सपेंसेस लेने हैं सिर्फ? बिल्कुल सर, सिर्फ एक्सपेंसेस लेने हैं इनकम स्टेटमेंट में। सर कौन से एक्सपेंसेस? जो जीपी के बाद होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के जो बाद होंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद तो अदर इनकम है। वो सर अदर इनकम तो लेनी ही नहीं, हम तो सिर्फ एक्सपेंसेस पेड निकाल रहे हैं।
अच्छा सर, एक्सपेंसेस पेड तो कौन से एक्सपेंसेस सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक। ओके सर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन से एक्सपेंसेस सर? इनको जरा डिटेल में समझाएं, तो समझाने लगे हैं सर डिटेल में। सर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उठा लेने हैं, अगर है तो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो भी उठा लेने हैं। फिर अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं तो वो आपने माइनस करने हैं। जैसे सर डेप्रिसिएशन इफ चार्ज इन दीज हेड्स, अगर इनमें चार्ज हुई हुई है, अगर क्वेश्चन खामोश होगा तो यू विल अज्यूम कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही है, या आप अज्यूम करेंगे, इसका मतलब इधर से माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्लियरली मेंशन है कि डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट हुई हुई है, तो यू हैव टू डिडक्ट, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये तो पे ही नहीं होते। सर लॉस ऑन डिस्पोजल अगर इन हेड्स में आया हुआ है तो वो भी लेस कराएं आप। बिल्कुल ठीक है सर। सर तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ से निकलेगी? अभी ऊपर पड़ा, कहाँ से निकलेगी? बिल्कुल जी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स में समटाइम्स गिवन होती है। सो वो डेप्रिसिएशन जो कि एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हुई है, तो अगर एडमिन एक्सपेंसेस हैं तो वो भी इधर आ जाएंगे सर, कोई भी एक्सपेंस इधर आएगा। सर जीपी के बाद तो इंटरेस्ट भी आता है। सर इंटरेस्ट तो हम अलहदा से कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट पेड। टैक्स भी आता है, टैक्स तो हम अलहदा से कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं वो तो नहीं ना आने, तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं उठानी। अच्छा, कुछ लोग वर्किंग्स करते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट उठा लेते हैं, बाद में माइनस कर लेते हैं। ओ भाई, उठाओ ही ना। सो एक्सपेंसेस उठाओ सिर्फ और सिर्फ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन। ओके, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करें। कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं? यस यू आर राइट, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल। इसी तरह अगर 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 कोई ऐसा एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात हो रही है, ऐसा एक्सपेंस जो इन एक्सपेंसेस में शामिल है लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, जैसे लोन के ऊपर अगर कोई पेनल्टी शेनल्टी लग गई, तो लोन की पेनल्टी कॉस्ट, लोन की वजह से पेनल्टी कॉस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाती है। बट बट अगर वो एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में लिख चुका है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में लिख चुका है, तो सर वो आपने माइनस करना है, वो भी माइनस करना है। ये इन द सेम वे अगर कोई बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो डेटर के साथ ताल्लुक है, बैड डेट टू डेटर। तो एक्सपेंसेस पेड नहीं है वैसे भी, तो इसलिए मतलब बैड डेट्स भी आप अगर कोई है तो माइनस कर देंगे सर, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी ये। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें बैड डेट्स यूजुअली आपको नहीं मिलते। आप लोगों को इस तरह की पेनल्टी कॉस्ट रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं मिलते। तो ये चीजें नहीं मिलती, मैंने तो कुछ एडिशनल आप लोगों को चीजें बता दी। ओके, फेयर इनफ। सर ये एक्सपेंस आपके पास आएगा, ये एक्सपेंस आप अकाउंट में लिखेंगे, ये यहाँ से कैलकुलेट करके, और यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट बैंक, यानी कितना पेड है टू एक्सपेंसेस के नाम पे, कितना पेड है। इसमें एम्प्लॉइज को कितना पे किया है, एडमिन स्टाफ को कितना पे किया है, अगर कोई रेंट है तो कितना पे, वो सारा कुछ इकट्ठा निकल आएगा। एंड यू नीड दिस पेमेंट, और ये कहाँ पे चाहिए आप लोगों को? ये चाहिए एक्सपेंसेस पेड में, तो ये एक्सपेंसेस पेड में ऐसे आ जाएगी। तो ये सर इस तरह आपने क्या बनाना है, डायरेक्ट मेथड। सो दिस वाज द रिवीजन, मैंने सिर्फ रिवाइज कराया डायरेक्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेड कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट के अकाउंट से। तो फाइनेंस एक्सपेंसेस जो है वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेड के अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट के अकाउंट में। टैक्सेस जो एक्सपेंस है वो टैक्स पेड के अकाउंट में जाएंगे। सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट सर? अब क्या करें सर? सर अब क्या करें सर? सर अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्विक क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, तसल्ली से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल लर्न कि क्या हुआ है। So this was the revision of indirect method. Now we have a question with the name of Sindh robotics के नाम से क्वेश्चन, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस अंडर डायरेक्ट मेथड। सो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सो लेट मी सॉल्व यू दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब हम लोगों ने करना क्या। सर रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते होते हैं आप लोग, तो रिक्वायरमेंट देखते हैं जरा, व्हाट इज रिक्वायरमेंट। सर रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2014। 2014 अगर कुछ ना लिखा हो कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो इट्स बेटर टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, यानी इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर एग्जामिनर खामोश है, बट यहां पे तो एग्जामिनर चीख चीख के कह रहा है कि भाइयों बहनों प्लीज ये डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लोज बना दो। ईयर एंड इज 31st दिसंबर 2014। ओके सर, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं। अब आपको पता है मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ, फॉर्मेट पहले ही बना लो। सो फॉर्मेट पहले बनाओ ताकि सिर्फ और सिर्फ आप लोग चीजों को डील करके सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हो।
ओके सर, व्हाट वी नीड टू डू, क्या करें सर? सर तो बड़ा आसान सा काम है, फॉर्मेट ओपन करें। सो लेट मी ओपन अ फॉर्मेट फॉर यू गाइस, विद यू गाइस। तो साथ साथ करते हैं हम लोग, कोई जल्दी तो है नहीं हम लोगों को, तो आप लोग भी कोशिश करोगे फॉर्मेट साथ साथ बना लो। ओके सर, और कोई बात? बिल्कुल जी। आप लोग अगर फॉर्मेट साथ साथ नहीं बनाना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसकी स्पीड बढ़ा के ये वीडियो को देखना चाहिए, और जल्दी से वीडियो खत्म करके फिर इस क्वेश्चन को सेपरेटली लेके बैठो और उसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी अवेलेबल है, कैश फ्लोज के। ओके सर, व्हाट अबाउट फॉर्मेट? फॉर्मेट बनाए, बिल्कुल बनाए जी। सर आप लिखेंगे सिंध रोबोटिक्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्सेप्ट फॉर। तो ये तो आप कर लेंगे, ये वाली हरकत तो आपने करनी है। मैं जगह बचाने के लिए ये वाला फॉर्मेट नहीं बना रहा, यानी प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दे रहा। तो मैंने क्या हेडिंग्स देनी है, मैंने सबसे पहले लिख दिया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये लें सर। अब डायरेक्ट मेथड है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बना लूं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये आपके पास आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके सर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? आगे क्या करना चाहिए सर हमें? ओके, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या चाहिए, मैं पीबीटी में नॉन कैश आइटम्स ऐड करूं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करूं, कैश आइटम ऑफ अदर एक्टिविटीज एडजस्ट करूं? नो 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 नो, वो तो इनडायरेक्ट मेथड है सर। तो वो तो इनडायरेक्ट मेथड है, हम है अंडर डायरेक्ट मेथड। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की दी। तो मुझे क्या चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था, आई नीड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। ये लें जी, मुझे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स चाहिए, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। फिर मुझे क्या चाहिए भाइयों, फिर मुझे क्या चाहिए? यस यू आर राइट, फिर मुझे चाहिए कैश पेड टू सप्लायर। नहीं, ये माइंड में आ रहा था, नहीं नहीं, ये माइंड में आना चाहिए, अभी तो रिवाइज कराया। कैश पेड टू suppliers. Okay, sir. What about next thing, sir? Sir, expenses paid, sir. Okay, sir. एक्सपेंसेस पेड भी आ गए सर। सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, खुद सोचा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, डेटर्स अकाउंट। कैश पेड टू सप्लायर्स, पेबल अकाउंट, पेबल या क्रेडिटर्स अकाउंट, ट्रेड पेबल या पेबल्स या क्रेडिटर्स अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड एक्सपेंस का अकाउंट। ओके सर, कंबाइन बना सकते हैं, बिल्कुल कंबाइन बना सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में जो आंसर गिवन है उन्होंने कंबाइन बनाया हुआ है, मैं सेपरेट बनाता हूँ, सेपरेट लोग नहीं बनाते क्योंकि यूजली थोड़ा मतलब थोड़ा सा पंगे वाला हो जाता है। बट हमें पता है कि फॉर्मेट एग्जैक्टली यही है, तो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस। तो वो भी इकट्ठा भी बना लेंगे तो कोई मसला नहीं, मैं इकट्ठा भी बना के दिखा दूंगा एट द एंड। ओके सर, क्या करें सर? सर क्यों ना वर्किंग वन इसका नाम रख दें सर, बिल्कुल रखें वर्किंग वन। कैश पेड टू सप्लायर्स हम वर्किंग वन से कैलकुलेट करेंगे। ओके सर, ये कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये वर्किंग टू से कैलकुलेट करेंगे सर, और ये वर्किंग थ्री। तो ये तीन अकाउंट्स मुझे पता है, मैंने ओपन कर लिए हैं, तो मैंने पहले ही इन्हें वर्किंग्स का नाम दे दिया। ओके सर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आगे क्या आएगा? सर यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट्स इट। अच्छा सर, फिर नेट कैश फ्लोज पे पहुंचने के लिए आप दो चीजें लेस लेस कराते हैं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आप ओ ए वगैरह यूज नहीं करेंगे, आप पूरा यूज करना। ओके सर, क्या लेस कराएंगे? सर इंटरेस्ट पेड लेस कराएंगे। सर इंटरेस्ट पेड क्यों लेस कराएंगे? सर आपकी मर्जी है, ये तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, आपकी मर्जी है, फाइनेंसिंग में लिखना है फाइनेंसिंग में लिख दो। और अगर आप चाहते हो ऑपरेटिंग में लिखना तो इधर लिख लो, तो इट्स टोटली अप टू यू। सर दोनों जगह लिखेंगे? नो 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 नो, एक जगह। ओ भैया इधर लिख लो या उधर लिख लो, दोनों जगह क्यों भेजना? एक चीज एट अ टाइम दो जगह हो सकती है, आप एट अ टाइम एक क्लास में भी बैठे हो और एट अ टाइम कहीं और भी बैठे हो जहां पे भी दिल कर रहा है, तो नहीं हो सकता ना। तो इंटरेस्ट पेड के बाद आप लोगों ने टैक्स पेड निकालना है। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे बचपन से करते आ रहे हैं। सर कैसे? सर आंसर है, इसके लिए आप लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कर लेंगे। ये मैंने वर्किंग फोर अभी से नाम नंबरिंग कर दी है, तो अब मैं नंबरिंग क्योंकि अभी से कर रहा हूं तो मुझे फिर आगे भी वर्किंग्स का ख्याल रखना है। सो टैक्स पेड के लिए वर्किंग फाइव रख लेते हैं, ये लें सर, बड़ा आसान सा काम है सर। ओके सर, ये पांच अकाउंट्स ओपन कर लें, यस यू हैव टू ओपन। मैं जरा स्क्रॉल कम करूंगा तो मैं एट द एंड ही ओपन करूंगा ये सारे अकाउंट्स। ओके सर, फाइन। अब क्या आ जाएगा जी, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएंगे। अब आपके पास आ गया नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके सर, ये फॉर्मेट आपने बना लिया, बिल्कुल बना लिया सर, ये ले सर। ओके सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, यस हो गया सर। अब आप क्या करेंगे सर? सर अगली हेडिंग होती है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आप लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
तो 5 क्लाइंट्स इधर वैसे ही छोड़ दो, कहानी खत्म। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके सर, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 5 6 लाइन छोड़ो, फिर आप लोग क्या लिख लो, कैश फ्लोज फ्रॉम, कैश फ्लोज फ्रॉम, जी सर क्या लिखें? यस यू आर राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा बच्चे, लोग कहते हैं 4 हेडिंग्स हैं, 3 हेडिंग्स हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैं कहता हूं 4 हेडिंग्स है। यू शुड कंसीडर के कैश फ्लोज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी एक हेडिंग है। तो आप इसको 4 हेडिंग्स के साथ शुरू किया करें। मैं काफी देर से ये क्वेश्चंस में बताता आ रहा हूं। सो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग के बाद 5 क्लाइंट छोड़ने के बाद आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट चाहिए। क्या क्या आता है सर यहाँ पे, जल्दी से रिवाइज करा दें सर। कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, माइनस में बैंक ओवरड्रॉन आता है, अगर कोई शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आती हैं। बैंक डिपॉजिट भी आएंगे, यस। सर अगर बैंक डिपॉजिट पे रिस्ट्रिक्शन हो सर, फिर सर रिस्ट्रिक्शन हो तो क्या करेंगे? 3 माह का टाइम है, अगर 3 माह से ज्यादा टाइम लगेगा पैसा विड्रॉ करने में तो सर नहीं लेना। 90 डेज, 3 मंथ सर। सर अगर 3 माह से कम टाइम लगे तो ये देन बैंक डिपॉजिट्स लेंगे आप। सर क्या मतलब 3 माह से कम टाइम? सर अगर मैं आज रिक्वेस्ट करूं बैंक को कि भाई मेरा पैसा मुझे वापस करो, मैंने डिपॉजिट कराया था, एंड बैंक कहे कि यार 4 माह लगेंगे काम को, और कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कॉन्ट्रैक्ट किया था डिपॉजिट कराते वक्त बैंक ने कहा था पुत्र ऐसे नहीं निकाल सकते, इट विल टेक 4 मंथ्स, आपको 4 माह पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वाले पैसा फिर कैश से कैश इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। ओके सर, अब क्या करना है सर? सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट लिखना है। कोशिश करना है यार एब्रीविएशंस आप फॉर्मेट पे यूज ना करें। तो ये लें जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट। मैं जगह की जरा तंगी की वजह से ये कर रहा हूँ। तो आगे आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद ऊपर आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सर मेरे बच्चों फॉर्मेट बन गया। ओके सर, फॉर्मेट पहले बनाना है, यस फॉर्मेट पहले बनाना है। सर अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो सर इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बना लेते यार, ऑपरेटिंग का ही फर्क है। ओह ऑपरेटिंग का फर्क है, यस ऑपरेटिंग का फर्क। फेयर इनफ सर, बेहतरीन बात होगी सर। सर क्वेश्चन तो शुरू करें जरा सर। सर क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सर क्वेश्चन में वर्किंग्स ओपन कर लें आप, वर्किंग 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं साथ साथ ओपन करूंगा, तो प्लीज जरा आप ये वर्किंग्स टी अकाउंट्स ओपन कर लेंगे। फेयर इनफ सर। सर ये जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट से सर। इनकम स्टेटमेंट से क्वेश्चन जरा ओपन करेंगे तो जरा ज्यादा चीजें ठीक रहेंगी। लें सर। सर रेवेन्यू सर, सर 2013 भी गिवन है, 14 भी गिवन है। सर हम कैश फ्लोज बना रहे हैं 14 की, तो इनकम स्टेटमेंट पिछले साल की नहीं चाहिए। पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट का आपने कुछ नहीं करना, चार नहीं डालना आपने। लो जी, इसको तो फारक कराना, इससे पहले कि ये मुझे तंग करें, इसको तो फारक कराए। सर 2014 की सिर्फ, यस फॉर द ईयर। सर बैलेंस शीट क्यों देखते हैं फिर 2 सालों की? नहीं देखते भाई, एक ही साल की देखते हैं। नहीं नहीं सर, 2 साल की देखते हैं। वो सर 2013 का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, यानी 31 दिसंबर 2013 पे जो बैलेंस शीट बनी है, वो मेरे साल में वही ओपनिंग बन जाती है। तो इसका मतलब है 14 का ओपनिंग है ये 13। तो 14 ही सॉल्व कर रहे हैं, 2013 का क्लोजिंग 2014 के लिए ओपनिंग बनेंगे, ब्रॉड डाउन बनेंगे, और 31 दिसंबर के बैलेंसेस क्लोजिंग बनेंगे, इसलिए मुझे दोनों चाहिए होते हैं। ओके सर फाइन, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ओके मानना ही पड़ेगा भाइयों। ओके सर, इनकम स्टेटमेंट से शुरू करना है, करें। इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी से शुरू करूं? सर पीबीटी से शुरू करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। जब इनडायरेक्ट मेथड हो, पीबीटी में नॉन कैश ये कर लो वो कर लो। सर वो सारे की सारी कहानी क्या है, इनडायरेक्ट है। मैं डायरेक्ट मेथड पे हूं सर, तो डायरेक्ट मेथड तो आसान था, 3 अकाउंट्स बनाने थे। यस यू आर राइट, वो आसान है, 3 अकाउंट्स बनाने हैं, 3 अकाउंट्स बनाए। ओके सर बना लेते हैं सर। सर सबसे पहले ये सेल्स किधर जाएंगी? डेटर के अकाउंट में। ओके। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल कहीं जाए, कहाँ जाएंगी? सर कहीं नहीं जाएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल यूज होंगी टू कैलकुलेट परचेजेस। मैं कॉस्ट ऑफ सेल को यूज करूंगा टू कैलकुलेट परचेजेस। ओके। एक्सपेंसेस सर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस, ये वाले एक्सपेंस किधर जाएंगे? एक्सपेंस के अकाउंट में जाएंगे। लेकिन इनमें से अगर कोई नॉन कैश आइटम्स हैं तो वो माइनस हो। सर बता देगा कोई ना कोई, अगर कोई है तो, अगर कोई है तो। ओके। इंटरेस्ट सर, सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अकाउंट में, तो सर ये इंटरेस्ट के अकाउंट में चला जाएगा टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड। ये एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाएगा, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। लेकिन अगर कोई नॉन कैश है तो वो माइनस होगा। सर यहाँ से परचेजेस निकलेंगी जो पेएबल अकाउंट में जाएंगी। ओके सर। सर यहाँ पे ये बड़ा आसान है, ये सेल्स हैं और ये डायरेक्ट ही किधर चली जाएंगी? ये
डायरेक्ट चली जाएंगी। ये सेल्स, सर डेटर्स अकाउंट में, बिल्कुल ठीक है सर, भेज दें सर फिर। इससे इससे ज्यादा सब्र नहीं हो रहा। ओके, भेज देते हैं सर। तो मैं यहाँ पे ही अकाउंट बनाने लगा हूँ जरा शॉर्ट करके, ताकि मुझे ज्यादा इधर उधर ना भागना पड़े। ओके, फेयर इनफ। ओके जी। सर सबसे पहला अकाउंट मैंने कहा था वर्किंग वन होगी हमारी डेटर्स अकाउंट, तो ये डेटर्स अकाउंट बना लिया बच्चों मैंने। तो ये डेटर्स अकाउंट मेरा बन गया। ये नहीं, मैं छोटे छोटे अकाउंट्स ओपन करूंगा। आप जरा खूबसूरती का ख्याल रखेंगे, अपने पास जरा जगह की तंगी है, तो फिर ऑब्वियसली हम इसी तरह करेंगे। ओके सर, फाइन, आगे बढ़े सर। ओके सर, अब क्या करें? डेटर्स अकाउंट सर, डेटर्स अकाउंट। ओके सर, सेल्स हैं, डेबिट डेटर क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्स उठाएं, इधर लिख लें। कितनी ये सेल्स हैं सर? यस यू आर राइट, 2 लाख की सेल्स हैं। ओके सर, फाइन, फेयर इनफ। आगे क्या करें सर? सर कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस निकालें। कॉस्ट ऑफ सेल की एक छोटी सी इक्वेशन लिख लेते हैं यहीं पे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है सर इसमें, प्लस परचेजेस होती हैं सर इसमें, माइनस प्लस डेप्रीसिएशन होगी सर, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। और ये इक्वल होगी कॉस्ट ऑफ सेल के। तो सर, ओके सर, कर लिख ली सर। अब क्या करें सर? कुछ भी ना करें सर। अब आप करें ये कि कॉस्ट ऑफ सेल इधर लिख लें 1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री उठाएं जरा जहां से उठती है। ओपनिंग इन्वेंट्री सर बैलेंस शीट में होगी, बैलेंस शीट में बिल्कुल है। ओपनिंग इन्वेंट्री ये देख लेना, ईयर ना इधर उधर करना, ईयर देखा करना। देखिए मैंने कंफर्म करना है, 2013 मुझे गिवन है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। 2013 मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 55 की, क्लोजिंग गिवन है 65 की, और साथ में डेटर भी गिवन है। तो डेटर तो ये सीधा सीधा है सर, तो डेटर आपने लिख लिया 40,000। ये 40,000 इधर आ गया सर। सर कैरिड ऑन बैलेंस सर, कैरिड ऑन बैलेंस कितना है सर? 65,000 है सर। ये 65,000 इधर आ गया सर। सर 65,000 इन्वेंट्री का था, सर रिसीवेबल लिखना था। यस, ये गलती पता क्यों की है मैंने? ये होती है, कॉमन गलती है। आप थोड़ा सा केयरलेस होते हो, ये गलती हो जाती है। तो क्या करना है, बड़े गौर से समझना है कि रिसीवेबल है, रिसीवेबल के अकाउंट में लिखते हो रिसीवेबल ही है ना, ऐसे चलना है आप। ओके सर, ठीक है सर, इसको करें ठीक फिर। अब 50,000 है सर क्लोजिंग बैलेंस, तो डेटर मैंने लिख लिया। सर डेटर लिख लिया। ओके सर, इन्वेंट्री का क्या करें सर? कॉस्ट ऑफ सेल में यूज करें टू कैलकुलेट परचेजेस। ओके सर, करें जरा। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 55,000, ये लें सर। परचेजेस इज एक्स, एक्स रख लें, इसको फाइंड करना है हमने। डेप्रीसिएशन अभी मेरे पास आएगी फ्रॉम डेप्रीसिएशन अकाउंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आई हैव क्लोजिंग स्टॉक, एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 65,000, ये लें सर। सर डन है सर, आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। अब मेरे भाइयों, क्या करें सर? डेप्रीसिएशन कहाँ से लाएं? अभी ले आते हैं, क्या जल्दी है? नहीं सर, अभी सॉल्व करें, जरा अच्छा लगेगा। ओके सर, अभी सॉल्व कर लें। एक एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं जरा, कोई डिस्पोजल होगा, कोई पंगा होगा। तो बेहतर ये है कि पहले डिस्पोजल पढ़ लें, इतनी जल्दी ना करें चीजों को सॉल्व करने में। ओके सर, आप कहते हैं तो कर लेते हैं। सर एक्सपेंसेस पेड, सर एक्सपेंसेस पेड को एक्सपेंसेस के अकाउंट में ले जाओ। नो, नहीं लेके जा सकते अभी, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को मैंने पहले एडजस्ट करना है। किन से सर? नॉन कैश आइटम से। यस, पहले अगर को नॉन कैश, ये 47 में। सर इंटरेस्ट नहीं लेना है इसमें? वो इंटरेस्ट तो लेदा, इंटरेस्ट का अकाउंट इंटरेस्ट पेड के लिए बन रहा है। ओके ओके ओके। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आप पहले ही ओपन करके बैठे हुए हैं, वहां से परचेजेस निकाल के आपने फेंकनी है क्रेडिटर्स के अकाउंट में। अच्छा, तो सिर्फ एक्सपेंसेस, यस, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग, सिर्फ ये लेने। ओके सर, फाइन, 47,000, यस सर, लेकिन इसको एडजस्ट करना है। ओके, फेयर इनफ सर, कर लेंगे एडजस्ट जैसा आप कहें। ओके, अब मेरे बच्चों क्या करना है, जरा देख लेते हैं सर। तो एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो एक्सपेंसेस मेरे पास 47,000 मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, तो आप इसको वर्किंग का नाम भी दे सकते हैं, वर्किंग जो भी नाम देना है, या आप लोग लिख सकते हैं इसको नोट 1, नोट 2, जो दिल करे आप करें भाई। ठीक है, अदरवाइज 5 वर्किंग्स हमने ओपन की हुई है पहले, वर्किंग 2, 3, 4, 5, और आप ये कर लें। सर वर्किंग 2 किस चीज की थी सर? वर्किंग 2 क्रेडिटर्स अकाउंट थी सर। सर ओपन कर लें सर, ये लें सर, आपके लिए सामने ओपन कर लेते हैं सर, ये लें क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस भी लिख लें, अभी लिख लूं? अभी लिख लेते हैं सर। ट्रेड पेबल सर 60 और 40, तो ओपनिंग है 40, ये गलती ना करना, चेक करना है दोबारा, बार बार सोच के लिखना है। तो ये केयरलेस मिस्टेक्स होती है, नहीं होनी चाहिए। सर अगर एक मिस्टेक हो गई तो क्या होगा सर? मैं क्लोजिंग ओपनिंग लिख गया, ओपनिंग क्लोजिंग,
सर एक आधा नंबर ही कटेगा, बाकी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो एक गलती का नंबर एक दफा कट गया, दोबारा वो सोचेगा यही ठीक वैल्यूज हैं, क्या बच्चे ने आगे से ही सॉल्व किया। इसलिए जितना आता हो उतना करना है। ये नहीं सोचना हो मैं अटक गया हूं यहाँ पे क्या करूं। समझ लगी? तो अटक गए हो, दिल नहीं लगाना। समझ लगी? ये आंखें नहीं अटक गई आपकी कहीं। आपने आगे बढ़ना है भाई। ओके सर, आगे बढ़ना है, ठीक है, बढ़ जाएंगे फिर। तो 40 ओपनिंग क्लोजिंग। ओके सर, एनीथिंग एल्स सर? नथिंग एल्स सर। ओके सर, कोई क्रूअल प्रीपेमेंट है तो एक्सपेंस का अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। यस यू आर राइट, हमें एक्सपेंस का अकाउंट भी ओपन करना चाहिए। एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कर लिया मैंने। अगर कोई क्रूअल्स प्रीपेमेंट्स हैं तो वो इधर आएंगे। अब मुझे देखें, इधर देखें जरा, कोई क्रूअल नहीं है। प्रीपेमेंट्स देखें, करंट एसेट्स में कोई प्रीपेमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब है कोई पंगा नहीं है एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का। फेयर इनफ। एक्सपेंस का अकाउंट तो बड़ा सीधा है सर, इस एक्सपेंस में से नॉन कैश आइटम्स माइनस करेंगे और जो एक्सपेंस है वही अकाउंट में चला जाएगा और वही पेड बन जाएगा। यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके सर, आगे बढ़े सर। इनकम स्टेटमेंट से वैल्यूज लिख ली हैं आपने? बिल्कुल लिख ली हैं। ये मैं दो चीजें एडजस्ट करके यहाँ से परचेजेस उठाऊंगा, एक्सपेंसेस उठाऊंगा और लेके जाऊंगा। ओके, फेयर इनफ। आगे क्या करें सर? आगे आ जाए बच्चों। इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का अकाउंट बना लें। तो वर्किंग फोर में हमने इंटरेस्ट का ही अकाउंट बनाया था। अब मजे की बात यह है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट आपने बना लिया। तो कितनी अमाउंट है जी? 13,000 है इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस है, डेबिट हुआ होगा तो अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ये ले सर 13,000। सर टैक्स है ही नहीं, नहीं है तो ठीक है, ना बनाओ यार। ओके, फेयर इनफ। आगे क्या करना है सर? सर नो सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स हैव अकर्ड, कोई डिस्पोजल नहीं है। सर डिस्पोजल होता तो मैं डिस्पोजल की एंट्री बनाता। डिस्पोजल नहीं है तो मेहरबानी उसकी, तो बोल दो उसको बाबू तेरी मेहरबानी। ओके, has occurred during the relevant period. Land was revalued by to 63,000, 2 rupees 60,000 during the year, ignore taxation. लैंड वॉज रिवैल्यूड टू 63,000 है या बाय 63,000 है? बाय 63,000 का मतलब 63,000 से इंक्रीज हुई। डेबिट लैंड करें 63 से, क्रेडिट गेन करें 63,000 से। 263,000 का मतलब क्या है? कि जो डिफरेंस है वो गेन है। ठीक है सर, देख लेते हैं ऊपर 63,000 से पे वाकई गई है या नहीं गई। तो जरा और करें। 43,000 उन्होंने लिखा हुआ है और इधर भी कितना लिखा हुआ है? 43,000। लैंड बढ़ गई है लेकिन उन्होंने लिखी नहीं है, ये बात याद रखना। नहीं लिखी तो हम हमें क्या जरूरत है, हम पागलों की तरह लिखते फिरें। नहीं लिखी उसने, हम भी नहीं लिखेंगे। सर गलती नहीं है, ठीक है कर लो। लिखोगे, अल्टीमेटली काम तो आनी नहीं, तो इसलिए बेहतर है लिखे ही ना। फेयर इनफ। ओके सर, अब क्या करना है आप लोगों ने? सर कहानी खत्म सर। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? ये डिस्पोजल कोई नहीं है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर द अकाउंट्स। बैलेंस शीट देखें और कहानी खत्म। सर लैंड का अलहदा, बिल्डिंग का अलहदा, प्लांट का अलहदा अकाउंट बनाए। सर आपको पता है ट्रांजैक्शन तो ज्यादा है नहीं, तो लैंड बिल्डिंग प्लांट अलहदा अकाउंट बनाने से बेहतर है कि एक ही अकाउंट बना लें। टोटल में सर बना सकते हैं, टोटल में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का एक अकाउंट बन सकता है। ये इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। सर इसका मतलब है कंबाइन अकाउंट, बिल्कुल सर। सर आपको कॉस्ट भी गिवन है, आपको डेप्रीसिएशन भी गिवन है और नेट बुक वैल्यूज भी गिवन है। सर ये डेप्रीसिएशन है? नो 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 नो, डेप्रीसिएशन का तो क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आती है। सर लिखा तो डेप्रीसिएशन है सर, अब ऐसे तो करेगा ना अब आपका एग्जामिनर। सर बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ही है। ओके सर, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाऊं या नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाऊं? और सर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कहीं गिवन है, तो जब डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कहीं गिवन ना हो तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से ही निकलेगी, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लें। तो टू अकाउंट सेपरेट अकाउंट्स बना लेते हैं। ओके सर, अब मुझे भाइयों यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अकाउंट, ये लें। और यहाँ पे मैंने इसी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन कर लिया। आप बड़े खूबसूरत तरीके से वर्किंग्स ओपन कर रहे होंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके सर, टोटल टोटल सर ओपनिंग है 103, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का 103 इस साइड पे आना, ये लें। सर आप पता है क्या करते हैं, ये 103 आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टिका देते हैं या क्रेडिट साइड पे गलती जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं। गलतियां नहीं करनी। ये ओपनिंग बैलेंस 14,000 है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये देखिए जरा, मैं सोच रहा हूँ कि क्रेडिट होता है, मैं लिखते हुए बोल भी रहा हूँ, अपने साथ बातें कर रहा हूं मैं।
इसी यही तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके सर, सर कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है सर? सर कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये लें जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस है 144,000। ओके सर, 144,000 है, बिल्कुल 144,000 है सर। सर आगे क्या करें सर? अब ये क्वेश्चन है, सर आगे क्या करें? सर कुछ ना करें, आगे आगे क्या करना है आप लोगों ने? सर आगे क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस आ गया सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग भी देख लें कितना है, 16,000 सर, ये लें सर 16,000। सर कोई डिस्पोजल नहीं, रिवैल्यूएशन हुई है लेकिन वो लैंड की है, और वो लैंड की रिवैल्यूएशन उसने की ही नहीं, नहीं की तो मेहरबानी उसकी। सर आप कर दें सर, ये कौन सा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है जो मुझे वो कहे रिवैल्यूएशन मॉडल है कर लें? मुझे क्या जरूरत है करने की? उसने नहीं की, मैं सिंपल कैश फ्लोज निकालने हैं, निकाल के निकल जाऊंगा। या तो मुझे वो कहे रिवैल्यूएशन मॉडल है करो, मैं कर दूं। वो ओमिट कर गया, नहीं की, तो मैं कर दूं। बस उसने लिखा मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो मेहरबानी है भाई, एडजस्ट तो नहीं हुई मार्केट वैल्यू यहाँ पे। फेयर इनफ। ओके सर, ठीक है सर, अब आगे क्या करें? सर क्या कोई डिस्पोजल है? कोई नहीं। सर क्या कोई रिवैल्यूएशन है? कोई नहीं। क्या सर को और कोई एसेट्स को लेके पंगा है? कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है यार, सिंपल एसेट के अकाउंट को बैलेंस करो, बस खत्म। इतनी सी बात थी। सर क्या मतलब? सर डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल आएगी? यस। सर कितनी? बैलेंसिंग अमाउंट 2,000 सर, ये लें, ये बैलेंसिंग अमाउंट है सर। सर वो यहाँ पे 16,000 लिखते होते हैं हम, टोटल यहाँ पे लिखते होते हैं, लिखना है लिखें, बिल्कुल लिखें जी, आप कौन रोक रहा है लिखने से? सर डेप्रिसिएशन निकल आई। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालनी है। सर कॉस्ट कैसे कितनी निकलेगी सर? सर यहाँ पे एडिशंस आ जाएंगे, यहीं पे आते होते हैं ना एडिशंस, यानी एसेट्स कितने खरीदे, कैश कितना गया टू बाय एसेट्स। तो सर ये तो 41,000 आ रहा है सर, बिल्कुल 41,000 आ रहा है। लो सर, ये तो बहुत इजी था। यस इजी था। सर ये डेप्रिसिएशन पीबीटी में ऐड करें? वो इनडायरेक्ट मेथड में पीबीटी में ऐड करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है ही नहीं। ये तो किसी एक्सपेंस में शामिल है, वहां से लेस कराएं। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये 41,000 उठाना चाहिए, इसको वर्किंग का नाम देना चाहिए, इट इज वर्किंग 6 बाई वर्किंग 6 7 जो नाम है आपका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इधर लिख लेना चाहिए। ये लें सर, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपी। सर अगर मैं पेमेंट फॉर पीपी लिख दूं तो ठीक है यार, ये कोई पंगा थोड़ी है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपी। सर कितनी अमाउंट है सर? सर रेफरेंस देना लाजमी ना भूलना, ताकि एग्जामिनर को जरा अच्छा लगे कि बच्चा मुझे फैसिलिटेट कर रहा है, तो आपको इन रिटर्न फैसिलिटेट करेगा। ओके सर। कितना है सर, कितना? 41,000 सर, तो ये 41,000 ये इधर आ गया यार बच्चों, ये लें। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन 2,000 है बच्चों, तो ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे आ जाएगी, ये लें, ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे आ गई। ओके सर। सर मुझे यहाँ से परचेजेस चाहिए। सो नाउ आई नीड टू यूज कैलकुलेटर। मुझे यहाँ से परचेजेस चाहिए, तो सर परचेजेस के लिए क्या चाहिए? मैं कैलकुलेटर उठा लिया मैंने। अब मुझे क्या करना चाहिए? सर ओपनिंग है 55,000, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो 1,20,000 है मेरे पास, 120,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगी। 65,000 डेप्रिसिएशन इस साइड पे ऐड है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी 2,000। एंड वी हैव परचेजेस, और मेरे पास परचेजेस आ गई हैं 1,28,000। सिंपल है, यस, वेरी सिंपल। ओके सर, 128,000, तो परचेजेस के अकाउंट में लिख दूं परचेजेस टू पेबल। सर इसमें तो कैश सेल्स भी, परचेजेस भी होंगी, क्रेडिट भी होंगी। वो सर आपने टोटल ही लिखना होता है, उससे टोटल ही कैश निकल आता है। अदरवाइज आप क्रेडिटर्स वाला लैदा निकालेंगे, कैश फिर लैदा निकाल के दोनों इकट्ठा करेंगे, क्या जरूरत है यार, टोटली बना लो। थैंक यू। 128 परचेजेस टू पेबल, पेबल के अकाउंट में मैं परचेजेस यहाँ पे लिखूंगा, और उसको रेफरेंस भी दूंगा कि वर्किंग मैंने कहाँ पे की है। हो सकता है मेरी वर्किंग 6 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी है, तो इसका रेफरेंस दो, या इसके नीचे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, ताकि उसको पता चले कि ये परचेजेस कहाँ से आई हैं। तो मेरे भाइयों 128,000 यहाँ पे आ गया, ये ले। सर ओके सर। सर आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है? सर अगर मैंने गलती की है तो यू हैव टू चेक कि मैंने गलती की है नहीं की, तो वो खुद ही चेक करेंगे आप। ओके सर, फाइन, हम कर लेंगे। अब मेरे भाइयों परचेजेस का अकाउंट फाइनल हो सकता है, बिल्कुल। 40,000 प्लस करना है आप लोगों ने, 40,000 में 40 में प्लस करना है आप लोगों ने 128, माइनस करना है आपने 60। यू विल गेट बैलेंसिंग अमाउंट सर, दिस इज पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स। ये लें जी, ये है पेमेंट टू सप्लायर्स विच इज 108। सर ये चाहिए थी आपको।
सर यहाँ से कैश रिसीव्ड आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर, कैश रिसीव्ड। ये लें सर, कैश रिसीव्ड। यहाँ पे कितना आ रहा है सर? सर ओपनिंग था 40। ओके, ओपनिंग था 40, बिल्कुल 40 था। प्लस 200,000 सर, -50 सर, तो ये अमाउंट आ रही है सर 190। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 190 है सर। सर डन। एक्सपेंसेस सर, सर एक्सपेंसेस में आपको पता है कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं था। सर वाकई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं था। सर आपने देखा है कोई नॉन कैश, कोई कोई डेप्रीसिएशन इधर हो? सर डेप्रीसिएशन थी सर, डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में थी। जब क्वेश्चन खामोश होगा, जो डेप्रीसिएशन निकले चुप करके कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कराना, जैसे मैंने कराई है। सर क्वेश्चन पीछे तो किसी और तरीके से सॉल्व हुआ है, बिल्कुल और तरीके से सॉल्व हुआ है। हमारा एक ही तरीका होता है भाई, हम यही तरीका हर जगह लगाएंगे। ये नहीं इस तरह कर लो उस तरह कर। ओके सर। कितना जी? 47,000 एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाएगा। ले जी, ये इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में 47 चला गया। अगर कोई क्रूअल प्रीपेमेंट है तो इधर आएगा, अदरवाइज कोई क्रूअल प्रीपेमेंट नहीं आना। तो आपने पहले चेक कर लिया था, कोई क्रूअल कोई प्रीपेमेंट नहीं है। ओके सर। 147 तो यही पेड अमाउंट है, तो यही पेड अमाउंट है 47,000। ये 108,000 है भाई, तो 47,000 यही पेड अमाउंट है। सर ये तो बहुत इजी था। यस गाइस, बहुत इजी था, यू आर राइट। बस, यस बस, डायरेक्ट मेथड हो गया। ओके सर, आगे बढ़े। इन्वेंट्री डील हो गई कहां पे? कॉस्ट ऑफ सेल को में टू कैलकुलेट परचेजेस। ओके, अगर परचेजेस गिवन होती तो फिर ठीक है, इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप एडजस्ट करते हैं। रिसीवेबल का अकाउंट बना लिया आपने टू कैलकुलेट, बिल्कुल बना लिया। बैंक, बैंक क्या है? कैश या कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इज 3,000, क्लोजिंग इज 0। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए 3,000 और 0 लिख लेना चाहिए क्लोजिंग, बैंक का बैलेंस। ओके, और भी कुछ आना होता है? बैंक ओवरड्रॉन होना है, बैंक ओवरड्रॉन। ओके सर, फाइन। अब आगे क्या करना है सर? सर आगे चलें सर। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सर, सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में। अकाउंट बनाना है अकाउंट बना लें, वैसे ही एड लेस देखना है तो वैसे ही एड लेस देख लें। सर कैसे, क्या मतलब सर? सर पहले अकाउंट बना के दिखाएं सर, तो अकाउंट बना लें सर, ये लें। कुछ लोग अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ लोग सीधा सीधा एड लेस कर लेते हैं। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का कंबाइन ही अकाउंट बनाना चाहिए बाय द वे। सर ये दोनों का कंबाइंड बैलेंस ओपनिंग आ रहा है 52,000। सर इस साइड पे लिख लें 52,000, ये लें। इन दोनों का कंबाइंड बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 54,000, तो ये कैरी ऑन बैलेंस है 54,000, ये लें। सर आपको नहीं लग रहा कितने शेयर्स इशू हुए इस दफा? सॉरी, 64,000। तो ये 64,000 है सर। ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया। ओके, ये देखें जरा, ये 64 है, ये कितना है? 52। तो कितने शेयर्स इशू हुए? सर इधर से कैश आ जाएगा, ये लें। इस दफा कितने शेयर्स इशू हुए हैं? एग्जैक्टली 12,000 के शेयर्स इशू हुए हैं। इशू ऑफ शेयर्स। ओके सर, अदरवाइज 40 से 50 पे गए हैं शेयर कैपिटल में, जो भी इंक्रीज आया है वो शेयर्स इशू करने की वजह से आया है। ओके, 10,000। 12,000 से 14,000 शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज शेयर्स इशू करने की वजह से आया है। तो सर यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, 12,000 ऐसे ही ले लेते हैं। ओके सर, अकाउंट भी बन सकता है, बिल्कुल सर। सो 12,000 इशू ऑफ शेयर्स के पैसे हैं। इशू ऑफ शेयर्स इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपने इशू ऑफ शेयर्स बना लिया सर, इशू ऑफ शेयर्स। ओके सर, कितनी अमाउंट है सर? वर्किंग का रेफरेंस दे दें, अदरवाइज यहाँ पे भी एडलेस हो सकता था। जो भी रेफरेंस है आपका, नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके जी, अब मुझे बताएं इशू ऑफ शेयर्स कितने थे सर? 12,000 के इशू ऑफ शेयर्स थे। पॉजिटिव कैश फ्लो, पैसा आया, पॉजिटिव आएगा। ओके सर, आगे सर। सर आगे चलें सर। सर, सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट यूज हो सकता है टू कैलकुलेट ड्राइंग्स, लेकिन ये कंपनी है तो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सोल ट्रेडर में ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट होता है। ओके सर, फाइन। आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। जी सर, ऐसा ही होता है। ओके, तो फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से क्या निकलेगा? डिविडेंड पेड निकल सकता है। क्या निकल सकता है? डिविडेंड पेड। क्या निकल सकता है? डिविडेंड पेड। तो मैं रिटेन अर्निंग से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिटेन क्या कैलकुलेट करके दूंगा आप लोगों को? अभी के अभी डिविडेंड पेड। ओके सर, कैलकुलेट करें फिर। कितना डिविडेंड पेड था? कितना डिविडेंड था सर? सर अब ये देखना पड़ेगा था भी या नहीं था। ओके, फेयर इनफ। तो एंड पे बनाते हैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट। ओके सर। सर नहीं सर, अभी बनाए। यार अब ऐसे ही करोगे तुम लोग मेरे साथ? ओके सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट सर, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब रिटेन अर्निंग का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, सॉरी,
तो ब्रॉड डाउन बैलेंस इधर आ जाएगा, कैरी डाउन बैलेंस इधर आ जाएगा। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है सर? ब्रॉड डाउन बैलेंस है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। ओके सर, फाइन सर, ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं सर, जरा नजर नहीं आ रहा। ओके, 5,000, 25,000। अब क्या करना है सर? इस साल प्रॉफिट जो आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बढ़ाता है आके। इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं सर। ये लें 20,000। सर अकाउंट देखें तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो देयर इज नो बैलेंसिंग अमाउंट, तो इसका मतलब इस साल डिविडेंड्स पे नहीं हुए। ओके सर, फाइन फाइन। आप कहते हैं तो मान लेते हैं सर, मानना ही पड़ेगा सर। आपने आपके सामने। हाँ, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट आ जाती तो डिविडेंड पेड। सर और क्या आ सकता है सर? सर अगले क्वेश्चंस में देख लेते हैं, रिटेन अर्निंग के अकाउंट को और कॉम्प्लिकेट करके देखेंगे। अभी तो मसला ही नहीं है हमारा, अभी तो हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रॉब्लम है। ओके सर, फाइन। आप कहते हैं तो मान लेते हैं, आगे चलते हैं सर। लोन्स। सर लोन बड़ा आसान है, 120 से 150 पे चले गए हैं। इसका मतलब है मैंने पहले उधार लिया हुआ था एक 20 का, अब मैंने उधार लिया हुआ एक 50 का। इसका मतलब इस साल आपने 30 का उधार और लिया है। तो लोन नोट से कैश रेज किया है, लोन और लिया है, सो रेजिंग ऑफ लोन लिखें, इशू ऑफ लोन लिखें। इशू ऑफ लोन का मतलब होता है लोन नोट्स इशू करके उधार किया है। बोरिंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिखें, जो दिल करता लिखें यार। इंक्रीज इन लोन लिखे हैं। तो सर ये पैसे आए हैं आपके पास, तो ये कहाँ जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग में? नहीं सर, फाइनेंसिंग में। इन फाइनेंसिंग में जाते हैं इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के। ओके सर, तो फिर मैं लिख दूं यहाँ पे इंक्रीज इन लोन। यस, यू कैन राइट दिस, इंक्रीज इन लोन। सर क्या हम लिख सकते हैं लोन रेज्ड? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बोरिंग्स रेज्ड लिख सकते हैं सर। इंक्रीज इन लोन, बस लिखना ये है कि 30,000 इधर ऐड ही करना, पैसे आए हैं। सर अगर कम हो रहा होता तो पैसे जा रहे थे, यू हैव रीपेड योर लोन। ओके सर, टी काउंट भी बन सकता है। यस, ओपनिंग लिखो, क्लोजिंग लिखो, कैश पेड आ जाएगा या कैश रिसीव्ड। सर किस साइड पे आएगा कैश रिसीव्ड? सर डेबिट कैश होता है तो अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना, तो क्रेडिट साइड पे कैश रिसीव्ड आते हैं, डेबिट साइड पे कैश पेड आते हैं। ओके सर। आगे सर, आगे सर, आगे क्या करना है सर? सर आगे ट्रेड पेबल्स डील हो चुके हैं सर। आपने ये देखें, ये अकाउंट बना लिया था आपने, फेयर इनफ। सर डिविडेंड पेबल, इसका करना ही कुछ नहीं, देखें पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, इसका मतलब कुछ कोई पंगा नहीं है। बैंक ओवरड्रॉन सर, ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 4,000 है। इसका मतलब ये है कि ये कैश है, कैश इक्विवेलेंट है। फोर्थ हेडिंग याद रखना, फोर्थ हेडिंग है सर। ओके सर, ओपनिंग 0 है सर, माइनस होना है, ओवरड्रॉन है, ओवरड्रॉन है। तो सर यहाँ पे -4,000 सर। सर ओके सर, अब मुझे बताएं सर, क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस कैश इक्विवेलेंट के क्या है? तो आउटर कॉलम बना लो जरा। तो ओपनिंग बैलेंस वाज 3,000, क्लोजिंग बैलेंस वाज 4,000, लेकिन लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव। ओके सर, फाइन। आगे क्या करना है सर? सर आगे बताएं सर, प्लीज बताएं आगे क्या करना है। सर कुछ भी नहीं, सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। सर लेकिन मैं एक चीज भूल गया था। सर आपने सोचा होगा ना? तो अगर आपने सोचा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं सोचा तो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा सर, क्या सोचा? क्या सर? सर ये देखें सर, मैं ये भूल गया था सर। ये इन्वेस्टमेंट छुपी हुई बैठी है, 50,000 की थी पिछले साल, इस साल 80,000 की हो गई है, तो आपने और इन्वेस्ट कर दिया है 30,000। 30,000 आपने और इन्वेस्ट कर दिया है, 50 की इन्वेस्टमेंट्स अब 80। नहीं सर, ये बात मुझे नहीं समझ आई सर। सर तो आप अकाउंट बना लें। आपको कौन कह रहा है कि आप इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर दें? सर आप इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट बनाया करें आप। ओके सर, बनाएं। ब्रॉड ऑन बैलेंस इज 50,000 सर, क्लोजिंग बैलेंस इज कैरिड ऑन बैलेंस इज 80,000। अकाउंट को बैलेंस करें, इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होती। तो सर यहाँ पे कैश एडिशंस आ जाएंगे। इस दफा आपने 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं। सर बस, यस बस। और क्या यहाँ से क्या निकालना है आपने? सर ये कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो सर लिखें जाके सर, जरा इसको तो लिख ही दें सर। बिल्कुल लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया सर, कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स या फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ले जी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आपने कैश पे किया है, द वर्किंग का रेफरेंस दे के, तो वो आपने लिख देना है। कितनी अमाउंट थी सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 30,000 अमाउंट थी। तो ये 30,000 की अमाउंट आ गई। ये ले सर, ये नेगेटिव है, पैसे खर्च हुए हैं सर। सर दैट्स इट, बिल्कुल सर। पोस्टिंग जी, पोस्टिंग पोस्टिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स सर 190,000, सर 190,000 सर। ओके, लिख लें सर, लिख लें, टेंशन ना लें। कैश पेड टू सप्लायर सर, ये 190 लिखा है मैंने। अच्छा सर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर 108, ये देखें 108। एक्सपेंसेस पेड 47। तो सर ओके सर, ये 108 आ गया सर आउटफ्लो।
और ये 47 आ गया आउटफ्लो। दोनों को मिला के आपके जो आंसर्स हैं उनमें दोनों को मिला के लिखा होगा। भाई ने लैदा लैदा किया है तो भाई लैदा लैदा ही करता है। ये लें जी लेकिन उनमें भी नीचे लाइन लिखी हुई है कि यू कैन प्रिपेयर द सेपरेट एज वेल। सो 10847 नेगेटिव है। कैश रिसीव फ्रॉम customers is positive inflow. सर इंटरेस्ट पेड, यस वी हैव इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट का अकाउंट हमने बनाया था। वो सर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं आया ना, तो इसका मतलब है यही पेड अमाउंट है। तो 13,000 का इंटरेस्ट पेड है। ओके सर फाइन, इंटरेस्ट पेड 13,000 लिखें जरा। लिख दें सर, लिख दें 13,000 सर। ये 13 सर टैक्स का अकाउंट बनाया था? नहीं सर, टैक्स अकाउंट क्वेश्चन में था ही नहीं। सर हमने लिख दिया इस तरह, खाली जगह छोड़ देंगे तो कोई गलती तो नहीं है? एग्जामिनर बुरा तो नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं बुरा मानेगा, उसको भी पता है यही चल रहा होता है भाई। ठीक है, वो भी कर रहा होता तो यही कर रहा होता। अनसीन क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कुछ लाइंस छूटेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज द टोटल क्वेश्चन। ओके सर, सर जरा प्लीज टोटल करते हैं। सर टोटल कर लेते हैं। सर पहले यहाँ पे टोटल करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए टोटल। सो लेट मी चेंज द कलर। ओके जी सर, करके दिखाएं सर कितना। सर 190 माइनस 108 माइनस 47, इट विल गिव यू एग्जैक्टली 35,000 पॉजिटिव। तो सर इस दफा 35,000 का कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस था। ओके सर, इंटरेस्ट पे हुआ, टैक्स पेड था नहीं, तो नेट कैश फ्लोज कितने हैं सर? 13,000 और माइनस कर दो, इट विल गिव यू एग्जैक्टली 22,000। और 22,000 का आउटर कॉलम में ले आओ। सर आउटर कॉलम में क्यों सर? वो सर एम ही जरा तीन चीजें हैं, तीन चीजों को एडलेस करना होता है, अलहदा आ जाएंगी तो इजी हो जाता है एडलेस करना। ओके सर, सर यहाँ पे बताएं सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे नेट कैश फ्लोज कितने यूज हुए हैं? यहाँ पे यूज हो रहे हैं कैश फ्लोज, यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो 41 प्लस 30 इट विल गिव यू 71,000 नेगेटिव। ये बच्चों 71,000 नेगेटिव आ गया। ओके सर, नेगेटिव आ गया, यस नेगेटिव आ गया गाइस। सो व्हाट अबाउट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? सर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश आ रहे हैं। 12,000 प्लस 30,000 इट विल गिव यू 42,000 का इनफ्लो। तो 42,000 कैश का, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप लिख सकते हैं। 42,000 पॉजिटिव। ओके सर फाइन। तीनों को ऐड करके इंक्रीज डिक्रीज आएगा, इंक्रीज डिक्रीज आएगा ड्यूरिंग द ईयर। तो सर 22 का पॉजिटिव, सर देखते जाइएगा जरा, 22 का पॉजिटिव। ओ सर कौन सा पॉजिटिव सर? सर ये पॉजिटिव सर। सर 22,000 यहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। ओके सर 71,000 इन्वेस्टिंग में लग गया, नेगेटिव सर। सर 42,000 आपने फाइनेंसिंग से जनरेट कराया। ओके सर, सर 22 माइनस 71,000 प्लस 42 इट विल गिव यू एग्जैक्टली -7। तो सर यहाँ पे -7 आ गया। अगर -7 यहाँ पे आ रहा है, अगर -7 यहाँ पे आ रहा है, 7,000 आ रहा है माइनस, तो मुझे बताएं ये डिक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में मिलके क्लोजिंग के इक्वल हो गई है? डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर आंसर है यस सर हो गई है। आंसर है यस सर हो गई है। तो तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक हो गया क्वेश्चन। सर अगर ना हुआ पेपर में, पेपर में ना हुआ तो आगे बढ़ जाना, गलती को ठीक करने ना बैठ जाना। खाम खा 5 10 15 नंबर का पेपर छोड़ के आ जाओगे। अगर बाद में टाइम मिला तो आगे ठीक कर लेना। सर पक्की बात है सर? यस सर पक्की बात है। सर कोई छोटा सा ट्रिक बता दें सर, छोटा सा ऐसा ट्रिक जो कि मैं पेपर में यूज करूं तो मैं 49 से 50 पे चला जाऊं। अब ऐसे करोगे तुम लोग मेरे साथ? चलें छोटा सा ट्रिक सुने जरा फिर। छोटा सा ट्रिक सुनना है आपने? ओके सुन ले। देखो बच्चों, अगर आप ये 22,000 लेंगे तो आपको पता है 22,000 में एक दो तीन चार, चार वैल्यूज थी। कोई एक तो गलत होगी होगी हमसे। ओ भाई ये तो मैं कर रहा हूं तो ठीक कर रहा हूं, आप करते तो कोई ना कोई गलती तो होती। इसका मतलब एक आधी गलती होगी होनी है। चलो बड़ा को तीर मारा आपने, ठीक कर लिया। सर आपको पता है 71,000 में ये दो वैल्यूज थी, यहाँ पे कोई गलती कर ली होगी आपने, कुछ भूल गए होगे आप। सर यहाँ पे दो वैल्यूज थी तो यहाँ पे कुछ भूल गए होंगे। तो इट इज ऑलवेज रिस्की कि आप इसको, इसको और इसको एडलेस करके यहाँ पे 7,000 लिखें। ये 7,000 मेजॉरिटी टाइम गलत आता है स्टूडेंट्स का। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 7,000 का ठीक लिखना भी क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ठीक लिखना भी क्या है? सर सही कह रहे हैं आप, इसका ठीक लिखना भी, तो सर
तो सर 22, 71 और 42 को मिला के अगर आप 7000 कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई चांसेस तो है ना गलती के। तो 7000 लिखने के भी ठीक, लिखने के भी कोई नंबर है, 0.5 नंबर होगा, एक नंबर होगा। तो सर इसका मतलब क्या है सर, फिर ये 7000 को ठीक कैसे लिख सकते हैं? सर अब देखें, ये 3000 और 4000 सबका ठीक ही होगा, कैश है, कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। सर आपने क्या करना है, आपने यहां से रिवर्स करना है। सर ये 7000 यहां से रिवर्स होना चाहिए, इधर से कैलकुलेट होना चाहिए। ये ऊपर से ज्यादा चांसेस ये हैं कि गलत आएंगे। ओके सर, फिर क्या करें? सर रिवर्स कैलकुलेशन करें, जो क्लोजिंग है जैसा है वैसा लिख लें। तो क्लोजिंग कितना है? 4000। तो 4000 माइनस लिख लें आप। और अपवर्ड जाते हुए आप रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स, तो ये 4000 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो क्लोजिंग एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखें, -4000। प्लस है 3000 तो माइनस कर दें 3000 रिवर्स कैलकुलेशन में, तो ये 7000 आना था। तो ये 7000 आपने इधर से पहले ही कैलकुलेट करके लिख लेना है। बाद में बैलेंस आए ना आए, सोचना बैलेंस है और आगे बढ़ जाना। प्लीज कोई एक आधी वैल्यू को ठीक करने में टाइम जाया ना करना। अदरवाइज आप पेपर छोड़ के आओगे और पेपर छोड़ के आने से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पास होने के। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नए क्वेश्चंस में। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।